बीजेपी और योगी सरकार आरक्षण के खिलाफ है। लेकिन अब यहाँ इलाहाबाद हाईकोर्ट के इस फैसले ने एक बार फिर कड़े सवाल यहाँ पर खड़े कर दिए हैं। तो उत्तर प्रदेश का वो बेरोजगार है जो 5 साल से राह जोड़ रहा है कि प्राइमरी टीचर की भर्ती अगली कब निकलेगी। तरफ वो लोग हैं जो 69,000 में सेलेक्ट हुए हैं और उनके बेरोजगार होने पर तलवार लटक रही है कि बहुत सारी परीक्षाएं अब ऐसी आ रही हैं जिसमें ओबीसी की जो मेरिट है वो या तो जनरल के बराबर है, कई बार ऊपर है। तो ऐसे पहले लोकसभा चुनाव के नतीजे जिसमें हमने देखा किस तरह से एसटी, एसटी, ओबीसी वर्ग जो छिटकता नजर आया। अब बताइए उन हजारों लोगों पर क्या गुजरेगी जो 4 साल की नौकरी के बाद हटा दिए जाएंगे। और ये देखिए विडंबना देश में कि रेप और मर्डर हो रहा है पश्चिम बंगाल में एक डॉक्टर का, और वहीं के मुख्यमंत्री अपने सारे मंत्रियों के साथ मार्च पास्ट कर रही हैं। और ऑलराइट दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर से इस चैनल के एक और नए वीडियो में। 2024 के लोकसभा इलेक्शन से ही बीजेपी पर यह आरोप लग रहा था कि बीजेपी आरक्षण विरोधी है, और इस बात को अखिलेश और राहुल भैया की जोड़ी ने उत्तर प्रदेश में बहुत ही अच्छे से बुनाया, जिसका बीजेपी को बहुत बड़ा नुकसान उठाना पड़ा और बीजेपी उत्तर प्रदेश में लोकसभा इलेक्शन में केवल 33 सीटें जीत पाई। इसके बाद बीजेपी ने अपनी आरक्षण विरोधी इमेज को सुधारने के लिए स्वयं प्रधानमंत्री मोदी जी सामने आए। आपको मैं बताता चलूँ कि सुप्रीम कोर्ट ने हाल ही में अपने आदेश में यह कहा था कि यदि स्टेट्स चाहें तो वे रिजर्वेशन में क्रीमी लेयर को लगा सकते, यानी कि सुप्रीम कोर्ट ने यह कहा था कि एससी और एसटी का जो रिजर्वेशन है उसमें स्टेट गवर्नमेंट चाहे तो क्रीमी लेयर का प्रोविजन डेवलप कर सकती हैं। अब इस बात का खंडन बीजेपी और स्वयं प्रधानमंत्री मोदी जी ने बहुत जोर शोर से किया था और इसके लिए कैबिनेट मीटिंग भी की गई थी। यानी कि बीजेपी ने कहीं ना कहीं अपनी जो आरक्षण विरोधी इमेज है, जिसको विपक्ष ने लोकसभा इलेक्शन के समय और उसके बाद बहुत अच्छे से डेवलप कर दिया था बीजेपी के विरोध में, उसको कहीं ना कहीं सुधारने की कोशिश की। लेकिन अब ऐसा लग रहा है कि शायद बीजेपी ने उस टीम को अपना सलाहकार नियुक्त कर लिया है जो पहले पर्दे के पीछे से राहुल गांधी की पनौती लगाती रहती थी। यानी कि ये ऐसी टीम है जो राहुल गांधी को ऐसे ऐसे सजेशन देती थी जिसका कहीं ना कहीं राहुल गांधी और स्वयं कांग्रेस को नुकसान उठाना पड़ता था। लेकिन राहुल गांधी ने इस बात को समय रहते समझ लिया और इस टीम को अपने यहाँ से बायकॉट करा दिया। लेकिन ऐसा लग रहा है कि बीजेपी ने उसी टीम को अपने यहाँ एज ए सलाहकार नियुक्त कर लिया है। अब मैं ऐसा इसलिए कह रहा हूं क्योंकि यूपीएससी ने 45 पदों के लिए लेटरल एंट्री के थ्रू भर्ती करने का एक नोटिफिकेशन जारी किया है। और इस नोटिफिकेशन में यह कहा गया है कि सेक्रेटरी, डिप्टी सेक्रेटरी और निदेशक पद के लिए 45 लोगों को अपॉइंट किया जाएगा लेटरल एंट्री के थ्रू। यानी कि गुड गवर्नेंस के नाम पर इन 45 पदों के लिए सैटेलाइट लैंडिंग के थ्रू लोगों को भर्ती किया जाएगा। और यह भी कहा जा रहा है कि इस भर्ती में संविधान में बताए गए जो रिजर्वेशन के प्रोविजंस हैं उनको फॉलो नहीं किया जाएगा। अब इस मामले में जो सरकार की सहयोगी पार्टी है जेडीयू, वो स्वयं सरकार के खिलाफ खड़ी हो गई है, क्योंकि 45 एक बहुत बड़ा नंबर है। और यदि इस प्रकार भर्ती सरकार कर रही है उच्च पदों के लिए जहां पर रिजर्वेशन को किसी भी प्रकार से मौका नहीं दिया जा रहा है, यानी कि रिजर्वेशन का जो प्रोविजन है उसको यहाँ पर यूज़ नहीं किया जाएगा, तो जो सरकार की सहयोगी पार्टियां वो एक बार फिर से सरकार के अगेंस्ट में खड़ी होती हुई दिखाई दे रही हैं। वहीं उत्तर प्रदेश में भी बीजेपी की सरकार है और वहां पर भी इस आरक्षण की वजह से ही योगी सरकार के सामने एक बड़ी मुश्किल खड़ी हो गई है। पूरा मामला यह है कि इलाहाबाद कोर्ट की जो लखनऊ बेंच है उसने 2020 में जो 69,000 शिक्षकों की भर्ती हुई थी उसमें यह पाया है कि यहाँ पर जो आरक्षण का प्रोविजन है उसको अच्छी तरीके से यानी कि सही तरीके से फॉलो नहीं किया गया है, और जो भर्तियां हुई हैं उसमें आरक्षण के कारण विसंगतियां पाई गई हैं। और इस वजह से 2020 में जो शिक्षकों की भर्ती की गई थी उसको हाई कोर्ट ने क्या मान लिया है, गलत मान लिया है, और सरकार से ये कहा है कि भैया आप एक बार फिर से नई फ्रेश लिस्ट बनाइए और लोगों को भर्ती कीजिए। और जो लोग प्रेजेंट टाइम में ऑलरेडी नौकरी कर रहे हैं, यानी कि जो लोग 4 साल नौकरी कर चुके हैं, उनको आप अगले साल मार्च से, यानी कि अगले साल मार्च फाइनेंशियल ईयर के ख़त्म होने तक नौकरी पे रहने दीजिए। उससे पहले आप एक नई लिस्ट बना लीजिए। तो अब बीजेपी के सामने एक और समस्या यह खड़ी हो गई है कि जो 69,000 लोग प्रेजेंट टाइम में नौकरी कर रहे हैं वो यदि नौकरी से बाहर निकाले जाएंगे नई लिस्ट आने के बाद, तो उनको सरकार कैसे एडजस्ट करेगी, पहली बात तो ये है। और यदि सरकार जिन लोगों की नौकरी इस नई लिस्ट आने के बाद चली जाएगी उनको सही से मैनेज नहीं कर पाएगी तो वोट बैंक पर इसका क्या फर्क, क्योंकि 2027 में एक बार फिर से उत्तर प्रदेश के विधानसभा के चुनाव होने वाले हैं और उसके लिए सरकार अभी से तैयारी कर रही है, क्योंकि 2024 आ गया, 3 साल का वक्त ही रह गया है। और लोकसभा इलेक्शन 2024 में जो सेटबैक मिला है, जो इतनी सीटें घटी हैं, उसको भी मैनेज करने की ज़रूरत है। यानी कि जनता कहीं ना कहीं सरकार से दुखी है। इसी वजह से जनता ने 2024 के लोकसभा इलेक्शन में बीजेपी के लिए अच्छी खासी वोटिंग नहीं की, जिसकी वजह से बीजेपी 33 सीटों पर आकर के सिमट गई। तो ओवरऑल फकीरी यह है कि इस आरक्षण के मुद्दे ने केंद्र के साथ साथ राज्य में भी बीजेपी के लिए एक बड़ी मुश्किल खड़ी कर दी है।
अब आने वाले समय में यह देखना है कि सरकार यानी कि केंद्र में और राज्य में जो बीजेपी की सरकार है वो कैसे इस प्रॉब्लम से बाहर निकलेगी और अपने वोट बैंक के साथ साथ जनता को सुखी रख पाएगी। यानी कि जनता जब तक आपसे सुखी रहेगी तभी आपको वोट करेगी। यदि जनता आपसे दुखी हुई तो आपका वोट कटा और आप सरकार से बाहर है। तो आज की वीडियो में हम इस बात को समझने की कोशिश करेंगे कि ये 69,000 शिक्षकों का जो पूरा मसला है वो क्या है। तो आज की वीडियो में हम ये जानने की कोशिश करेंगे कि ये 69,000 शिक्षकों का मसला क्या है और क्या कारण थे जिसकी वजह से हाई कोर्ट ने जो पुरानी लिस्ट आई थी 2020 में उसको रद्द करने का आदेश दिया है और नई लिस्ट को लाने का भी आदेश दिया है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। यहाँ इलाहाबाद हाईकोर्ट के इस फैसले ने एक बार फिर कड़े सवाल यहाँ पर खड़े कर दिए हैं। पहले लोकसभा चुनाव के नतीजे जिसमें हमने देखा किस तरह से एसटी एसटी ओबीसी वर्ग जो चिटकता नजर आया, विपक्ष का नैरेटिव सेट करना, आरक्षण विरोधी उन्हें बताना, अब उसके बाद ये फैसला। वैसे तो उत्तर प्रदेश के जो बेसिक शिक्षा विभाग के अधिकारी हैं वो उनकी कारस्तानियां और उनकी पेचीदगियां ऐसी हैं कि अगर आम आदमी उसको जानने की कोशिश करेगा तो वो चक्कर खा के गिर जाएगा, उसके समझ में नहीं आएगा। फिर भी मैं आपको कुछ बताने की कोशिश करता हूँ कि ये पूरा मसला क्या है। देखिए, इसके एक पहलू नहीं है, इसके कई सारे पहलू हैं। पहले आप 69,000 शिक्षक भर्ती पर आ जाइए। अखिलेश सरकार चुनाव से कुछ दिनों पहले उन्होंने 1,37,000 जो शिक्षा मित्र थे उनको समायोजित कर प्राइमरी का टीचर बना दिया। सुप्रीम कोर्ट ने उनके इस फैसले को पलट दिया कि ये गलत है और प्राइमरी टीचर्स की नए सिरे से भर्ती होनी चाहिए क्योंकि नए बच्चे हैं, उनको मौका मिलना चाहिए। शिक्षा मित्रों को उन्होंने कुछ कोटा तय कर दिया। उसके बाद सरकार बदल गई, योगी सरकार सुप्रीम कोर्ट में गई, उसने कहा कि एक बार में इतनी भर्ती नहीं हो सकती, तो उन्होंने कहा चलिए 2 बार में भर्ती कीजिए। तो 68,000 की एक भर्ती हुई, वो हो गई। अब 69,000 की भर्ती दूसरी भर्ती होनी थी। इसकी लिखित परीक्षा 6 जनवरी 2019 को हुई। तो बेरोजगार या पढ़े लिखे या जो लोग आपका कार्यक्रम देख रहे हैं, मैं पूरा मैं बताने की समग्रता में कोशिश करता हूँ। तो पहली बात तो ये है कि उत्तर प्रदेश में प्राइमरी टीचर की भर्ती वैकेंसी या परीक्षा जो अंतिम हुई थी वो 6 जनवरी 2019 को हुई थी। आज हम बात कर रहे हैं 18 अगस्त 2024। तो 5.5 साल में कोई परीक्षा प्राइमरी टीचर की नहीं हुई, न नियुक्ति हुई। अब आते हैं दूसरी बात पर। अब इसमें जो परीक्षा हुई 69,000 भर्ती हो गई और वो सारे लोग 4 साल से नौकरी कर रहे हैं। आरक्षण का मामला देखिए, अगर सीधे और साफ शब्दों में ईडब्ल्यूएस को हटा देते हैं क्योंकि तब तक वो नहीं आया था, तो अगर आप 100 सीट है तो आप पूछ सकती है कि ओबीसी को मिनिमम कितनी मिलनी चाहिए। तो ओबीसी को मिनिमम 27% उसको आरक्षण, यानी 100 में 27 सीट ओबीसी को मिनिमम मिलनी चाहिए। तो मैक्सिमम कितनी चाहिए? मैक्सिमम उसे 77.5% मिल सकती है। क्यों? क्योंकि वो 22.5% जो एससी और एसटी का रिजर्वेशन है उसको छोड़कर ओबीसी के लिए पूरा मैदान 77.5% का खाली है। इसी तरह एससी को 15%, एसटी को 7.5%। एक एससी कैंडिडेट को कहां तक वो पा सकता है? तो वो 27% को हटाकर यानी 73% पर एससी कैंडिडेट कभी भी नियुक्ति। क्यों? क्योंकि ओवरलैपिंग यानी सामान्य वर्ग में अगर आरक्षित वर्ग का व्यक्ति जाता है तो उसे सामान्य माना जाता है और आरक्षण में रहता है तो उसको आरक्षित वर्ग। यही पेंच फंसा इस 69,000 के शिक्षक भर्ती में। सीधे तौर पर अगर आप देखेंगी तो जो लोग आंदोलन कर रहे थे, और ये सबसे बड़ा चलने वाला आंदोलन है कि आरक्षण की विसंगतियां, उनका ये कहना था कि 69,000 में 27% जो सीटें आती हैं वो 18,000 से कुछ आती है और हमारी नियुक्तियां उस हिसाब से नहीं हुई, हमें आरक्षण का फायदा नहीं मिला, एससी को भी आरक्षण का फायदा इसमें नहीं मिला। सरकार का ये कहना था और उस वक्त के मंत्री का बयान मुझे याद है, उन्होंने ये कहा था कि 69,000 में 31,000 ओबीसी है। उन्होंने बताया कि सीटें तो इतनी होनी चाहिए लेकिन ओबीसी वर्ग की 31,000 से ज़्यादा सीटें हैं। तो उनके उसी तरह से एससी का भी उन्होंने बताया कि जितनी सीट आती है उससे ज़्यादा चयनित हुए हैं। तो एक बारगी तो आपको लगेगा कि ओबीसी वर्ग के लोग तो इतना सेलेक्ट हो गए, फिर उनका विरोध किस बात का है। लेकिन बात यह है कि इस सरकार ने शुरू से ही ये नहीं बताया कि 69,000 जो शिक्षक भर्ती हुई उसमें ओवरलैपिंग ओबीसी और एससी के कितने कैंडिडेट ने किया। चूंकि ओबीसी और जनरल की में जो फाइनल
मेरिट थी उसमें बहुत कम का अंतर था। में ओबीसी का वो कैंडिडेट जो जनरल में जाता है उसको आप ओबीसी नहीं गिन सकते। तो जो लोग इसका विरोध कर रहे थे उनका ये कहना था कि आप ओवरलैपिंग बताइए। उनका ये कहना है कि 29,000 ओबीसी के वो कैंडिडेट हैं जिन्होंने जनरल से ज्यादा नंबर पाया यानी जनरल कैटेगरी में गए, उनको आप ओबीसी में नहीं जोड़ सकते। ओबीसी का तो 18,000 में कोई छेड़छाड़ नहीं हो सकती, जनरल में ओबीसी और एससी के चाहे जितने चले जाएं। अब यही मामला पेच फंसता है। सरकार की तरफ से ये कहना है और आरक्षण की बात पे कि अगर आप सीटेट जो पात्रता परीक्षा है और सुपरटेट दूसरी परीक्षा है जो प्राइमरी के टीचर के लिए होती है, अगर आपने किसी एक परीक्षा में आरक्षण का फायदा उठा लिया है तो फाइनल लिस्ट में आपको आरक्षण का फायदा नहीं मिलेगा, क्योंकि कहा यह गया कि आरक्षण आप एक ही बार ले सकते हैं और पोस्ट 69,000 है। तो जब तक 69,000 में आपको पूरा आरक्षण न मिले, सीटों में न मिले, तो बाकी आरक्षण का क्या मतलब है। तो ये सारी इतनी पेचीदगी। फिर अगर आप उस वक्त के शिक्षा मंत्री की बात सुनेंगी तो उन्होंने कहा जिलावार, फिर डिस्ट्रिक्ट वाइज भी रिजर्वेशन होता। अगर डिस्ट्रिक्ट में 100 सीटें हैं तो वहाँ 27%, तो वहाँ हमने पूरा कर दिया। कुल मिला जुला के राष्ट्रीय पिछड़ा आयोग ने भी अपनी रिपोर्ट दी थी कि ये 69,000 की शिक्षक भर्ती जो है वो आरक्षण के नियमों का पालन नहीं किया गया। अब योगी सरकार अगर सुप्रीम कोर्ट जाती है इस फैसले के खिलाफ या क्या रास्ता निकालती है, आज बैठक है। ये तो तकनीकी पक्ष हो गया। अब राजनीतिक पहलू ये है कि अभी आरक्षण को लेकर और योगी सरकार और भारतीय जनता पार्टी पर यह गंभीर आरोप लगे कि इन्होंने आरक्षण को खत्म किया या आरक्षण को खत्म करने की फिराक में है, या ये प्राइवेटाइज कर रहे हैं, ये आउटसोर्सिंग करते हैं और इस वजह से आरक्षण नहीं मिलता। सरकारी नौकरियां जानबूझ के नहीं निकाल रहे हैं। इसी 69,000 की एफिडेविट में, इसी यूपी सरकार ने एफिडेविट में कहा था कि हमारे पास इसके अलावा 50,000 से ज़्यादा शिक्षकों की नियुक्तियां हैं। तमाम आरटीआई, पार्लियामेंट और विधानसभाओं के सवालों के जवाब आप सुनेंगे तो वो रिक्तियां 1 लाख से ऊपर है। तो एक तरफ तो उत्तर प्रदेश का वो बेरोजगार है जो 5 साल से राह जोड़ रहा है कि प्राइमरी टीचर की भर्ती अगली कब निकलेगी। दूसरी तरफ वो लोग हैं जो 69,000 में सेलेक्ट हुए हैं और उनके बेरोजगार होने पर तलवार लटक रही है। तीसरी तरफ वो है कि इसमें आरक्षण का नियमों का फायदा नहीं किया गया, पालन नहीं किया। चौथी तरफ सियासत है जो ये दिखाने की कोशिश कर रही है, जो इस पर चर्चा कर रही है कि ये और कुछ नहीं है, बीजेपी और योगी सरकार आरक्षण के खिलाफ है। और ये देखिए विडंबना देश में कि रेप और मर्डर हो रहा है पश्चिम बंगाल में एक डॉक्टर का, और वहीं के मुख्यमंत्री अपने सारे मंत्रियों के साथ मार्च पास्ट कर रही हैं। और दूसरी तरफ यही सरकार के खिलाफ, सरकार की नीति के खिलाफ, सरकार के फैसले के खिलाफ हाईकोर्ट ने फैसला दिया और यही योगी सरकार के डिप्टी सीएम और उनके तमाम मंत्री और उनके तमाम सहयोगी फैसले का स्वागत कर रहे हैं। वीडियो आपको पसंद आए तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग।